हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष यानी नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वह है औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी और औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीएस में संबंध क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको ये संबंध दो तरीके से कराता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं जो ऑफलाइन में बैच पढ़ाता हूँ फेस टू फेस, उसमें एक तरह से मैं इस चीज को कराता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको दो तरह से फॉर्मूले को प्रेजेंट करूंगा कैसे इसको किया जाता है। ठीक है ना। चलो, वैसे पहले वो तरीका कराऊंगा जो मैं ऑफलाइन में कराता हूँ, उसके बाद आपके लिए एक एक्स्ट्रा भी। चलो देखो, इसका संबंध क्या होता है। आपको बताया था मैंने, इसमें जो संबंध होता है ना बच्चे, वो ये होता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो संबंध होता है, पर ये होता कैसे है। ठीक है, ये ज्ञात करना है कि ये इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम ये सीखेंगे कि ये इक्वल टू 1 होता तो होता कैसे। तो चलो सबसे पहले बेसिक तरीका समझते हैं जो मैं सब जगह समझाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है हमारा c प्लस एस के बराबर होता है। यानी हम 1000 कमाते हैं तो 600 खाते हैं, 400 बचाते हैं। ठीक है ना। y इज इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस। अब मैंने कहा दोनों पक्षों को y से भाग करने पर अब अगर मैं दोनों पक्षों को y से भाग कर देता हूं तो यहां पे क्या आएगा y अपॉन में y। इनको भी अलग अलग भाग कर देता हूं, है ना, c अपॉन में y और s अपॉन में y। देखो मैंने डिवाइड कर दिया, दोनों पक्षों को y से डिवाइड कर दिया। y से डिवाइड करने का नहीं, ये y से y कट के क्या हो जाएगा 1। बहुत बच्चे बोलते हैं 0, बच्चे 1 होता है कट के। ठीक है ना। उसके अलावा c अपॉन में y, हमने पढ़ा है कि c अपॉन में y किसका फॉर्मूला होता है, c अपॉन में y बराबर क्या होता है हमारा एपीसी होता है। तो यहां पे हम एपीसी लिख सकते हैं। और s अपॉन में y हमें पता है क्या होता है, एपीएस होता है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहां पे मैंने एपीएस कर दिया। तो देखो हमारा प्रूफ हो गया कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर इन केस अगर आपको एपीसी निकालना है तो आप एक में से एपीएस को घटा सकते हो, ये वहां जाके माइनस हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको चाहिए एपीएस तो एपीसी को उधर भेज दो 1 में से, तो 1 माइनस एपीसी। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पूरा क्लियर होता है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, बड़ा आसान सा पॉइंट था जो आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। डन, उतार लीजिए इसे, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। अब दूसरा यहीं कर दो साइड में ही। ठीक है, और ठीक है आप ये भी करके आ सकते हो, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, चाहे आप ये भी कर सकते हो। हम बोलेंगे हमें पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, वो यहां जैसे यहां पे लिखना था हम जानते हैं, वैसे यहां पे भी लिख सकते हो हम जानते हैं। ठीक है ना, क्या जानते हैं कि जो एपीसी होता है वो होता है हमारा सी अपॉन में वाई, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। और एपीएस जो होता है वो हमारा होता है एस अपॉन में वाई, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। फिर मैंने कहा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, एपीसी प्लस एपीएस इधर वाले जो है इस तरफ जोड़ेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड, राइट वाले राइट साइड, सी अपॉन में वाई प्लस एस अपॉन में वाई। तो एपीसी प्लस एपीएस, अब ये y क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे, y आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा c प्लस एस। तो एपीसी प्लस एपीएस। अब हम बोलेंगे देखो यहाँ पे c प्लस एस किसके बराबर होता है, ये भी तो y के बराबर होता है। देखो ना यहाँ पे क्या है, हमें पता है y बराबर क्या होता है, c प्लस एस होता है। y बराबर क्या होता है, c प्लस एस होता है। और हमने देखो c प्लस एस की जगह क्या रख दिया, y रख दिया हमने।
इस सी प्लस एस हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया, तो वाई से वाई कैंसिल, एक बचा, तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया। और फिर वही बात है, अगर मान लो आपको एपीसी निकालना है तो एक में से एपीएस घटाया जा सकता है, और अगर एपीएस निकालना है तो एक में से एपीसी घटाया जा सकता है। एपीएस निकालना तो एक में से एपीसी घटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलो नीचे वाला पोर्शन में साइड में कर देता हूं, शायद वो दिख नहीं रहा आपको, एक बार मैं लिख देता हूं। यहां तक तो लिख रहा है ना, इस वाले को यहां लिख देता हूं। अगर मान लो आपको क्या निकालना है, एपीएस निकालना है, यहां लिख दो उस तरफ, तो क्या करोगे, एपीसी को वहां माइनस कर दोगे, तो एक में से एपीसी घटा दोगे, एपीसी 1 माइनस एपीसी। अब दिख रहा होगा, देख लेना एक बार। डन? तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, ठीक है। कोई भी आप एक तरीका कर सकते हो, दोनों ही बहुत आसान है, देखो दोनों में कुछ खास था नहीं, दोनों ही आसान तरीके, दोनों उतार लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। डन? चलो फटाफट करिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस में संबंध क्या होता है। तो देखो संबंध तो यही है हमारे पास कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे होता है ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या बनेगा, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। चलो दो तरीके देखो मैं यहाँ पे भी करवा दूंगा आपको। डन? पहला तरीका समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम बोलेंगे देखो वही हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चा इसमें, कि y बराबर क्या होता है, c प्लस एस होता है। y बराबर क्या होता है, c प्लस एस होता है। अब हम बोलेंगे y में, y मतलब राष्ट्रीय आय, तो y में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर उपभोग तथा बचत में भी परिवर्तन आता है। बात को समझो, देखो होता क्या है, y में परिवर्तन करने पर, या अगर मैं i में परिवर्तन कर दूं तो उससे क्या होता है, उपभोग तथा बचत में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है उसमें, परिवर्तन होता है। ये बात समझ में आ गया? चलो होता है लिख दो आप, एक ही बात है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मैं 1000 कमा रहा था तो 600 खा रहा था और 400 बचा रहा था। अब बात को समझो, मैं अपनी इनकम 1000 से 5000 कर दूं, अगर मैं आय में परिवर्तन करता हूं तो गारंटीड है उपभोग में परिवर्तन आता है। मान लो मैं 3000 का उपभोग करता हूं तो 2000 खा रहा हूं, तो आय में अगर मैं परिवर्तन करता हूं तो उपभोग में भी परिवर्तन आ रहा है, और किसमें भी परिवर्तन आएगा, बचत में भी परिवर्तन आएगा। क्लियर हो गया? और वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं आय में परिवर्तन कर दूं, परिवर्तन क्या बोलते हैं, डेल्टा, यहाँ पे हम डेल्टा की तरफ बोलते हैं। तो अगर मैं डेल्टा वाई करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा सी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एस आएगा। क्योंकि देखो आय में कितना परिवर्तन हुआ, 4000 का, तो अगर 4000 का यहाँ परिवर्तन हुआ तो उसके साथ साथ क्या देखने को मिला, उपभोग में भी परिवर्तन देखने को मिला और बचत में भी परिवर्तन देखने को मिला है। क्लियर है? फिर दोबारा वही लाइन जो हमने पहले लिखी थी, दोनों पक्षों को आपके पास डेल्टा वाई से भाग करने पर, दोनों पक्षों को डेल्टा वाई से भाग करने पर, जैसे ही मैं भाग करता हूं देखो क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ये कट गया, यहां पे 1 आ गया। मुझे पता है कि जो हमारा एमपीसी होता है वो क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है, और एमपीएस होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है, क्योंकि एस में एस लिखते हैं, सी में सी लिखते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, एमपीसी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एमपीएस लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फिर यहीं से हमारा को प्रूफ हो गया कि एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखो कोई दिक्कत तो है नहीं यहां तक।
MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और अगर मुझे MPC निकालना है तो एक में से MPS घटाया जा सकता है, ठीक है ना। और अगर MPS निकालना है तो एक में से MPC को घटा लो। बात समझ में आ गया ना। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाता है। यहां तो उतार लीजिए, देखो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल मलाई की तरह जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल आराम से एक एक चीज सॉल्व हो रही है यहाँ पे। दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका भी। वही यहां पे भी लिखेंगे, वही हम जानते हैं पहले कि जो MPC होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। ये हमारा समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया ठीक है ना। और MPS जो होता है वो डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y होता है। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका सेकंड, ठीक है ना। हमने क्या बोला, हम जानते हैं कि MPC का फॉर्मूला ये होता है और MPS का फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों का फॉर्मूले मैंने लिख दिया आपके सामने, डन। साथ ही साथ यहां पे लिखूंगा मैं और क्या जानते हैं कि y बराबर क्या होता है हमारा C प्लस S, डन। अब सेम लाइन यहां पे ये लिखनी है, यहां पे जो हमने लिखी थी कि y में परिवर्तन करने पर उपभोग, जिसको हम C बोलते हैं, तथा बचत, जिसको हम S बोलते हैं, में भी परिवर्तन होता है, में भी परिवर्तन होता है। तो y में परिवर्तन करने पर उपभोग तथा बचत में भी परिवर्तन होता है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में फटाफट नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा y लिख सकता हूं, यहां भी डेल्टा C और यहां डेल्टा S। ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा बच्चे 1 2 3। देखो मैं दो तरीके से आपको जरूर करा रहा हूं, आप दोनों तरीके प्लीज नोट डाउन करिए। बट एक चीज आप नोट करो कि दोनों ही तरीके बहुत आसान है। अगर मेरा कोई तरीका अगर आपको कठिन लग रहा तो आप मुझे बताइए ना। मैंने आपको लास्ट पार्ट में अपनी इंस्टा आईडी भी आपको दे दी कि आप इंस्टा आईडी पे मुझे क्या ना फॉलो करिए और वहां पे जाके मुझे मैसेज करो, ठीक है। कि कोई दिक्कत आ रही है इनमें से, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है तो बताओ ना मुझे वहां पे, ठीक है ना। अगर टाइम मिला तो मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा और आपके क्वेश्चन अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा हमारा क्वेश्चन। हमने बोला समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे मैंने समीकरण इन दोनों को जोड़ा तो यहां तो MPC और MPS जोड़ेंगे दोनों, यहां तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों जुड़ेंगे और उधर जुड़ेंगे हमारा डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y और डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y, ठीक है ना। चलो ये ऐसे रहेगा भी हमारे पास MPC प्लस MPS इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा डेल्टा Y का, इसको डेल्टा C ऐसे रहेगा, डेल्टा S ऐसे रहेगा। क्यों एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है y डेल्टा y से डेल्टा y कटा, एक बचा एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है, ठीक है ना। एलसीएम लेना आता होगा आपको। उसके बाद MPC प्लस MPS इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा y लिख सकता हूँ, डेल्टा C प्लस डेल्टा S को। देखो यहाँ पे डेल्टा C प्लस डेल्टा S किसके इक्वल होता है डेल्टा y के, तो ये हो गया। और ये डेल्टा y कहां से पता चला मुझे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से मुझे पता चला कि जो हमारा डेल्टा C प्लस डेल्टा S है उसकी जो इक्वल है, किसके इक्वल है वो डेल्टा y के इक्वल है दोनों, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन करो पहले, थोड़ी जगह है अभी हमारे पास ना, तो कट जाएगा 1 आ जाएगा और MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 हो गया। MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहां तक तो हो गया होगा, आपको समझ में आ गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे ठीक है ना,
समीकरण 3 में देखो क्या लिखा था, मैं दोबारा बता दूं, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है ना, और मैंने वही चीज उठाई है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस को मैंने क्या रखा है, डेल्टा वाई रखा है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस को क्या रखा है मैंने, डेल्टा वाई रखा है बस, है ना। अब वही अगर एमपी से निकालना है, अगर एमपी से निकालना, वहां पे जगह नहीं है, मैं तो उस तरफ करके दिखा रहा हूं आपको। अगर एमपी से निकालना है तो आप क्या करोगे, एमपी से निकालने के लिए एक में से एमपीएस घटा दोगे, और अगर एमपीएस निकालना है तो एमपीसी को हटा देना एक में से, क्या हटा देना, एमपीसी को घटा देना एक में से, ठीक है, तो एमपीएस भी निकल जाएगा। चलो, जहां तक आपको दोनों तरीके तो कोई बताएगा नहीं, कि दोनों तरीके वैसे एक दूसरे मेल खाते हैं, बट आपको हर कोई एक ही तरीका कराएगा, देखना। चलो नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मुझे भी कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, सच बताऊं तो बहुत कम टाइम मिलता है। कभी कभार तो आपने देखा भी होगा, आप पहचान भी लेते होंगे कि पार्ट्स में बनते हैं कई बार, वो 3 मिनट का एक होता है, फिर उसमें जुड़ता है दूसरा मिनट का, जुड़ जुड़ करके ना वो फिर तब जाके एक पार्ट बनता है प्रॉपर, है ना, वो होता है, हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे जैसे जब टाइम मिल जाए, कभी 5 मिनट कभी 7 मिनट, तो सेटअप लगाओ, उसके बाद फिर वो बनाओ, वीडियो बनाओ, फिर हटाओ सेटअप, सारा पंगेबाजी है इसमें भी। तो इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो हो गया कंप्लीट। जिन्होंने नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके पहले बैक कर लो, फिर पॉज करके उतार लीजिए पहले। हे नारायण, उतारिए फटाफट से यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में डायग्राम्स भी आपको मैं मतलब ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा कैसे बनेंगे वो, ठीक है ना। बट पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद निवेश गुणक खत्म कर लेते हैं, और फिर मैं एक बार आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवा देता हूँ, ताकि जगह जगह से आपको उठाना ना पड़े, एक ही जगह आपके लिए जितनी सहूलियत हो सके ना उतनी करूंगा, एक ही जगह पे कर देंगे सारे फॉर्मूले, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे टेबल वाले, निवेश गुणक के, और फिर बड़े वाले क्वेश्चन। जब सारे खत्म हो जाएंगे फिर हम दोबारा वापस अपनी थ्योरी पे लौट जाएंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ खत्म करना है। अब भी फटाफट से बात कर लेते हैं संतुलित आय, जिसको आप ये बोल सकते हो कि संतुलित जीडीपी, क्या बोल सकते हैं, संतुलित जीडीपी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ आता है। तो संतुलित जीडीपी, संतुलित उत्पादन बोलो, संतुलित आय बोलो, इसको कैसे निकाला जाता है, ये होती क्या है। तो मैंने कहा संतुलित आय से अभिप्राय आय के उस स्तर से है जहां पे समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और समग्र पूर्ति यानी एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी संतुलित आय, संतुलित जीडीपी, संतुलित उत्पादन वो स्तर होता है, आय का वो स्तर होता है जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात क्या है, जो एडी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। बच्चे बोलेंगे ऐसा कैसे कर दिया। बच्चे देखो एडी का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल में मैंने बताया था आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार होता है। क्या होता है, एडी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार होता है, ठीक है ना। बट टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ सी प्लस आई होता है। नॉर्मली जो आपके पास जो क्वेश्चन बने हुए 12th के, वो सी प्लस आई तक ही सीमित है। क्लियर है। गवर्नमेंट हो गया वो नहीं आ रहा है उसमें, और जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी नहीं पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब बट मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपको चारों दिए तो चारों जोड़ने चाहिए आपको, ठीक है ना। ये कोर्स का पार्ट है, अगर चारों दिए होंगे तो चारों जोड़ने हैं। बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर नॉर्मली मैंने देखा है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आया था एक बार, चारों दिए थे, बोला था एडी निकालो, तो फिर अगर चारों दिए तो बेटा एडी तो सीधे सीधे निकलेगा ना, बात समझ आ गया ना। मगर ये संतुलन स्तर के लिए सिर्फ क्या करेगा, सी प्लस आई को लेगा। क्या लेगा, सी प्लस आई को लेगा। क्लियर हो गया। तो क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्या बोला हमने। अगर आपको एडी नॉर्मली पूछा जाता है और चार आपके पास, चारों आपको दिए हुए हैं या 3 दिए हुए हैं, तो बेटा जितने दिए ना सबको जोड़ो, क्योंकि ये चारों को मिलके बनता है। अब 4 दे 3 दे जोड़ना तो है ही ना, 4 दे तो 4 जोड़ो, 3 दिए तो 3 जोड़ो। क्लियर है ना। और बहुत बच्चे बोलते हैं 4 दिए 3 जोड़ दो, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना हो सकता, 4 दिए तो चारों जोड़ो जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। बट अगर हम संतुलन स्तर निकाल रहे तो हम एडी का फॉर्मूला भी, कि एडी को बराबर सी प्लस आई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई लिख सकते हैं, क्योंकि इतने तक ही आपको दिया होता है डेटा। ठीक है ना, इतना ही लेना चाहिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में। आगे ये क्या होता हमारा, ये होता हमारा सी प्लस एस के। ये किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस के। ये तो हमें पता ही है, ये तो वही फॉर्मूला जो था इसका। अब
बच्चे कहते हैं भाई सी से सी काट दो, तो अच्छा कर लेते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से, जो हमें करना चाहिए हिंदी के अकॉर्डिंग। हम बोलेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब मैं दोनों पक्षों की तुलना करता हूं तो देखो सी से सी तो खत्म हो रहा है तो हम बोलेंगे सी से सी हट जाएगा और बचेगा आई बराबर एस। तो इसका मतलब जब आई का संतुलन स्तर होता है, आई का संतुलन स्तर होता है, उस जगह पे आई बराबर एस यानी निवेश बराबर बचत, इन्वेस्टमेंट बराबर सेविंग होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा एडी बराबर ए एस होता है। ठीक है, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्मूले, एक तो सी प्लस आई लिख लो या सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार लिख लो। हमें दोनों ही याद रखने, क्योंकि अगर आपको सारे दिए होंगे तो आपको सारे लेने पड़ते हैं नॉर्मल केस में। क्लियर हो गया। टू सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई तक ही सीमित होता है। ठीक है ना, प्लस सी प्लस एस हो गया, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो सी से सी हट जाएगा और आई बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, एस बच जाएगा। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से, आई बराबर एस तक नोट डाउन करिए फटाफट। तो आगे देखिए, निवेश गुणक की बात कर लेते हैं। निवेश गुणक क्या हमारा, निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात से है। क्या बोला हुआ है, निवेश गुणक बोलो या गुणक बोलो, ठीक है, यहां पे एक ही बात है। ठीक है, तो निवेश गुणक की अगर हम बात करते हैं तो निवेश गुणक से अभिप्राय आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात से, यानी इनके रेशियो से है। और इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान देना, मैंने बोला निवेश गुणक क्या होगा, निवेश गुणक जिसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो निवेश गुणक बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब देखो ये सिर्फ पहला, ये इस 7, 8, 9 चैप्टर में पहला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा वाई या जो वाई बोलो आप, ये कहां देखने को मिल रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में देखने को मिल रहा है। अब तक वाई कहां आ रहा था, हर में, डेल्टा वाई कहां आ रहा था, हर में। ठीक है ना, बस एक निवेश गुणक अकेला फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा वाई कहां आता है, ऊपर आता है। तो उसको मैं तरीके से लिख लेता हूं, एक मिनट रुको, पहले मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूं। क्या बोला इसमें, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, आय में परिवर्तन अपॉन में निवेश में परिवर्तन। आय में परिवर्तन अपॉन में निवेश में परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है ना, तो मैंने ये लाइन क्यों बोली कि अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा वाई ऊपर आता है, क्योंकि बच्चे से याद रहता है कि इस चैप्टरों में सिर्फ अकेला यही फॉर्मूला है जिसमें वाई ऊपर है और निवेश नीचे, बस बाकी सब में वाई नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे भी फॉर्मूले याद रह जाते हैं। जैसे एमपीसी है तो सी है तो सी अपॉन में वाई, वाई हमेशा नीचे हो सब में। एमपीएस बोलूंगा, ठीक है ना, सी अपॉन वाई मतलब डेल्टा भी लगाना है एम के लिए, तो एमपीसी बराबर डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस बोलूंगा तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, क्योंकि एस हो गया। एपीसी बोलूंगा तो सिर्फ सी अपॉन में वाई, एपीएस बोलूंगा तो एस अपॉन में वाई वाई तो हमेशा नीचे था ना, वाई हो चाहे डेल्टा वाई हो। बट ये फॉर्मूला ऐसा जिसमें निवेश गुणक यानी के में क्या होता है, आय में परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात से, इसका मतलब आय ऊपर है इस वाले में। ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला काफी यूज होता है। ठीक है ना, एक और भी बोल सकते हो आप, 1 अपॉन में एमपीएस भी बोल सकते हो। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोला, मैंने कहा देखो यहां पे लिखा हुआ है एमपीसी प्लस एमपीएस, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इक्वल टू 1 होता है। और अगर मुझे एमपीएस निकालना है मान लो, तो मैं क्या करता हूं, एक में से एमपीसी घटा देता हूं, है ना। तो वही तो करा है मैंने क्या करा है, जो 1 माइनस एमपीसी जो उसका फॉर्मूला था, तो 1 माइनस एमपीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, एमपीएस भी तो लिख सकता हूं, तो एमपीएस भी तो बोल सकते हैं। तो 1 माइनस एमपीसी को मैंने एमपीएस बोल दिया, बस समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीका इनको निकालने का, रट्टा नहीं मारना ना, मैंने आपको रट्टा मारना सिखाया। मैं खाली आपको क्या कह रहा हूं कि हर फॉर्मूला बनेगा, तरीके से बनेगा। देखो निकल के आया, क्यों यहाँ पे ये आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, रट्टाफिकेशन कहीं भी नहीं है, प्रॉपर हर जगह से बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला बना क्यों है ऐसा। डन, तो यहां तक भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलो एक काम करते हैं, फिर हम इसको ये भी सीखना भी हमने कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, अभी ये भी प्रॉपर और सीखना है, डीप जाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी बुक का पार्ट है, ये आपका जो कोर्स है उसका भी पार्ट है। ठीक है, बुक का तो ही कोर्स का भी पार्ट है। तो एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 4 जो है अगले इसमें मिलेंगे, क्योंकि मैं इसका वो सिखाऊंगा, क्या नाम है, ये कैसे निकला हुआ है एक ये सिखाऊंगा आपको, जैसा भी मैंने एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 सिखाया था ना, ऐसे ये वाला भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आ जाता है पेपर में। ठीक है ना, तो एक ये सिखाऊंगा, साथ में आपको एक जगह फॉर्मूले लिखवाऊंगा और अगली क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे जहां तक है।
न्यूमेरिकल जितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे हमारे, बल्ले बल्ले मैं इतने न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा आपको कि आपको न्यूमेरिकल यहीं आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं 2-3 करा के छोड़ दूंगा, ज्यादा कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ज्यादा करा करके ताकि यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाए, क्वेश्चन भी लिखूंगा, आंसर भी लिखूंगा, सब लिखूंगा आपके लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।